अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज कोयटा स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मुज़ाकरात के साथ हम करेंगे कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। हुकूमत इस हवाले से क्या सीरियस है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ बार बार यही सामने आ रहा है कि मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ अब संजीदा है और मुज़ाकरात अब हुकूमत से किए जाएंगे। जहां यही तहरीक इंसाफ पहले इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की बात करती थी, अब ये हुकूमत के सामने अपने मुज़ाकरात रखेंगे। और क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, नहीं होंगे? स्पीकर सरदार या सादिक से असद कैसर साहब की जो एक अहम मुलाकात हुई है, क्या यही समझा जाए कि बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत इस हवाले से कुछ और ही कह रही है? मुजम्मिल साहब, क्या संजीदा लिया जाए इन मुज़ाकरात को, या आने वाले टाइम में फिर से हमें यही सुनने को मिलेगा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें शिबली फराज साहब का एक शॉट सुनवा देना चाहिए नाजरीन को, कैसे बदले बदले से नज़र आते हैं शिबली फराज। तो पहले ज़रा नाजरीन शिबली फराज साहब का एक शॉट सुन लें, फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात पर बात करते हैं। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है मुजम्मिल साहब, ये शिबली फराज साहब भी नहीं है, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब भी ये कह रहे हैं कि अब हर सूरत हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी हो सामने। देखिए, वो मैंने शिबली फराज साहब का शॉट इसलिए सुनवाया कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत वाले हमारे भाई हैं और हमारे इनके सियासी इख्तलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे भाई हैं। कल तक तो ये भाई नहीं थे ना, कल तक तो आपने इनको कबूल ही नहीं करना था। आप इनको भाई तो क्या, आप इनको पाकिस्तान का शहरी मानने को भी तैयार नहीं थे। तो अब आप उनको भाई मानने के लिए तैयार हैं और आपका ख्याल है कि सियासी इख्तलाफात कायम रखते हुए भी हम आपस में भाई भाई हैं और हम आपस में मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 26 नवंबर ने तहरीक इंसाफ को बहुत अकल दी है। वो अकल जो तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद ना आ सकी, वो अकल जो तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के बाद ना आ सकी, वो अकल तहरीक इंसाफ को 26 नवंबर के बाद आ गई। देखिए ना, 26 नवंबर से पहले तो वो इस हुकूमत को भाई मानने को तैयार नहीं थे। 26 नवंबर से पहले तो इस हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरे ख्याल में 26 नवंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा दिन होगा जब तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने की अकल आई, जब तहरीक इंसाफ को पार्लिमान में वापस आने की अकल आई, जब तहरीक इंसाफ को ये समझ आई कि गालम गलूच की सियासत नहीं होगी, हमें एक भाई भाई की सियासत होगी, एक दूसरे के साथ एहतराम से बात करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में 26 नवंबर ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ लाई हैं और हमें उनको समझना चाहिए। अब जहाँ तक बात है हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की, या तहरीक इंसाफ और अपोजिशन हुकूमत के मुज़ाकरात की, देखिए अभी तक जो एजेंडा तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है वो उस पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मसलन 9 मई के जुडिशल कमीशन बनाने पर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन बनाने पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर तो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए यही 2 शराइत हैं, तो मेरे ख्याल में इन 2 शराइत पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात कुछ और चीज़ों पर हो सकते हैं अगर तहरीक इंसाफ चाहे। मसलन आगे सियासत कैसे करनी है, इस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, ऐसे एक नया चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या नया चार्टर ऑफ इकोनॉमी पीटीआई जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ साइन कर सकती है। और वो जो चार्टर है वो मुस्तकबिल की सियासत का जो नक्शा है वो हमारे सामने रख लेगा और उस चार्टर में जो तहरीक इंसाफ की कुछ बातें हैं वो मानी जा सकती हैं और कुछ हुकूमत की बातें मानी जा सकती हैं। देखिए ना, सियासी मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ कहे कि ये 2 पॉइंट हैं, आपने इन 2 पॉइंट्स पे हमारे साथ बात करनी है तो कर लें, वरना हम नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में बात तो बहुत वसी एजेंडे पर होगी। बात होगी तो आगे एहतसाब का अमल कैसे चलना है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आज सब ने बानी पीटीआई को पकड़ा हुआ है, कल अगर बानी पीटीआई आए तो वो इन सबको पकड़ लेंगे। आज ये सब काबू में हैं, कल ये उनके काबू में आएंगे।
तो फिर दोनों जमातों को आपस में बैठ के और मुस्तकबिल का ऐसा नक्शा तो बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों सियासी जमातें जिंदा भी रह सकें और एक दूसरे के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ ना हों। क्योंकि एक साइड का मौक़िफ़ है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत इंतकामी कार्रवाइयाँ की। आज तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो फिर इंतकामी कार्रवाइयों को रोकने का कोई लाहे अमल पर बात हो सकती है मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कि आगे कैसे चला जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है कि जी आप जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं उसकी हदूदो क़यूद क्या होंगी। मसलन अभी भी चल रही है फ़ौजी मसनूआत की बाइकाट की मुहिम तहरीक इंसाफ चला रही है, तो हुकूमत इस मौके पे कैसे बैठ सकती है की मुहिम। फिर आप जो है एक जो ओवरसीज़ लोग बैठे हैं जो आप पाकिस्तान को कभी IMF के बाहर धरना देते हैं, कभी आप US कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी आप पाकिस्तान के कर्जे रुकवाने की कोशिश करते हैं, कभी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहते हैं पाकिस्तान को रेमिटेंसेस ना भेजें। ठीक, मुज़म्मिल साहब, अब शेर अफजल मरवत साहब की भी बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई है कि जो तहरीक इंसाफ वालों का झुकाव है वो सरदार अयाज सादिक के ऊपर है, वो ट्रस्ट करते हैं उन पर, और यही वजह है कि असद कैसर साहब से जो उनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद बहुत अहम जो है कुछ होने वाला है और इसीलिए मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखें, सरदार अयाज सादिक ने तो शेर अफजल मरवत को छुड़वाया था ना जब उन्हें कौमी असम्बली के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया था। सरदार अयाज सादिक साहब ने तो कहा था कि अगर कौमी असम्बली के अहाते से किसी MNA को गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उसके बाद सरदार अयाज सादिक के बारे में कोई इतने अच्छे कलमात भी तहरीक इंसाफ नहीं कहती रही। लेकिन सरदार अयाज सादिक ने एक कम से कम बैलेंस लेकर चलने की कोशिश की है कौमी असम्बली में। लेकिन आप समझें, मुज़ाकरात सरदार अयाज सादिक से नहीं होने, मुज़ाकरात तो देखें हुकूमत से होने हैं। सरदार अयाज सादिक हुकूमत नहीं है। हुकूमत में तो आपके पास हुकूमत के क्या हुकूमत ने जवाब में कोई कमेटी बनाई है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए? नहीं। अभी तहरीक इंसाफ ने कमेटी बनाई है, अभी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। आप देखें, अभी तो पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई कि पीपल्स पार्टी कहे कि हम ही तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर लेते हैं, हुकूमत नहीं करती। तो अभी तो पीपल्स पार्टी ने भी कोई कमेटी नहीं बनाई, खामोशी है जो PTI की कमेटी। लेकिन अता तारड़ साहब ऐसे में ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो किसी किस्म के हो ही नहीं रहे, ना ही हम करना चाहते हैं, और अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि तो अता तारड़ साहब को तो सीरियस ही ना लें, उनको तो अंदाजा नहीं है किसी चीज का। देखिए, मैं नहीं समझता ये बात। देखिए, मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो गवर्नमेंट में से कोई कर रहा होगा ना, क्या कौन कर रहा है? मतलब फरिश्तों से तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे इस वक्त। मेरा नहीं ख्याल कि फरिश्ते तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त तो हुकूमत से ही बातचीत की बात हो रही है ना, फरिश्तों से बातचीत की बात तो नहीं हो रही। वैसे तो उमर अयूब साहब ने कहा है कि वो इंसानों और फरिश्तों दोनों से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तो तहरीक इंसाफ से बात करने के मूड में नहीं नज़र आ रही। इस वक्त तो हुकूमत भी बात करने के मूड में नज़र नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो उसको अपनी दोनों शराइत से विड्रॉ करना पड़ेगा। इन दोनों शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्हें कोई एक काबिल कबूल एक पैकेज मुज़ाकरात का सामने लाना पड़ेगा जिस पर हुकूमत उनसे एंगेज हो सके। ये जो उनकी दो शराइत हैं, इसके ऊपर हुकूमत उनसे एंगेज नहीं हो सकती। ये डेडलॉक का एजेंडा है। ये ऐसा ही है कि आप महीने बाद कहेंगे कि जी हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन हुकूमत ने हमसे बात ही नहीं की, तो अब हम हुकूमत से क्या बात करें। तो फिर 15 दिन महीने बाद का मंजरनामा तो यही है। हुकूमत की अपनी मजबूरी होगी कि वो बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि पहले हम पे इल्ज़ाम यही था कि आप मुज़ाकरात नहीं करते, आप मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं होते। अब हम मुज़ाकरात के लिए सीरियस हैं, हम चाह रहे हैं कि हालात नॉर्मल हो, तो अब हुकूमत की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही। देखिए, सियासी जमातों के मुज़ाकरात जो हैं वो गैर मशरूत होते हैं। आप कोई मशरूत मुज़ाकरात नहीं कर सकते कि मेरे एजेंडे पर ही बात होगी नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल। सबसे पहले तहरीक इंसाफ को अपनी दोनों शराइत विड्रॉ करनी पड़ेंगी और एक वसी एजेंडे पर आगे मुल्क की सियासत कैसे चलनी है उस पर बात करनी पड़ेगी।
लेकिन अभी वो चूंकि तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर से आगे नहीं जाना चाह रही, तो फिर 9 मई और 26 नवंबर पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में उस मामले पर गवर्नमेंट की अपनी पोजीशन बहुत वाज़ेह है। ना गवर्नमेंट 9 मई पर कोई जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगी, ना 26 नवंबर को। गवर्नमेंट का ख्याल है उस दिन कानून टूटा है, दोनों दिन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई ऐसे मामलात नहीं हैं जिन पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो फिर मुझे तो डेडलॉक नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है फिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अगर तो इन दो चीज़ों पर होने हैं तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर आपने गैर मशरूत मुज़ाकरात अच्छा, मुज़फ़्फ़र साहब, अंदरूनी कहानी क्या है? सरदार याद सादिक की और असद कैसर साहब की जो मीटिंग हुई है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है? क्योंकि सोर्सेज तो क्लेम कर रहे हैं कि दोनों तरफ से इस पर इत्तेफाक हुआ है कि जो इस टाइम रिजिडनेस शो की जा रही है उसको किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए, जो टेम्परेचर है लो डाउन किया जाए, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्ड लाइनर्स को सॉफन करने की बात है ना, तो हार्ड स्टैंड तो तहरीक इंसाफ का है कि वो कहती है बस मैंने इसी 2 पॉइंट पे बात करनी है। तहरीक इंसाफ को अपने दोनों पॉइंट विड्रॉ करने पड़ेंगे और कहना पड़ेगा कि हम हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी शराइत के। मेरा नहीं ख्याल सरदार याद सादिक को मशरूत मुज़ाकरात करवाने की पोजीशन में है, ये मेरी रीडिंग है। मेरा नहीं ख्याल सरदार याद सादिक तहरीक इंसाफ की शराइत पर हुकूमत को मेज़ पर लाने की पोजीशन में है। मैं नहीं समझता, ना मैं समझता हूँ ऐसा मुमकिन है। तहरीक इंसाफ को अपनी शराइत ख़त्म करनी पड़ेंगी और गैर मशरूत मुज़ाकरात ज़रूर हो सकते हैं। दोनों तरफ से वो अपना एजेंडा रखें, फिर कॉमन ग्राउंड्स तलाश की जाए। सियासत में ऐसे ही होता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है, वो शिकस्त खा चुकी है 26 नवंबर। चले देखते हैं कि आने वाले टाइम में हो क्या सकता है इसमें। लेकिन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुजम्मिल साहब मौलाना फजल रहमान भी सड़कों पर निकलने की एक बार फिर से धमकी लगा चुके हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि वो तो हर सूरत एहतजाज करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मदारिस बिल है जो मदारिस से रिलेटेड, उस पर दस्तखत ना होना, इसको बड़ा इजी ले लिया गवर्नमेंट ने, और मैं इसको इजी नहीं ले सकता किसी सूरत भी। पहले सुनवा दें मौलाना साहब ने इस हवाले से क्या कहा। पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाने भी इसमें शामिल होगा और एक भरपूर कुव्वत जाहिर है कि हमें आवाम की तरफ जाना है। देखें सना, उन्होंने पहले एक 8 दिसंबर की डेट दी थी, फिर कहा था कि मैंने कोई डेट नहीं दी। अभी तक भी उन्होंने कोई डेट नहीं दी है और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने धमकी लगाई है, लेकिन कोई फाइनल कॉल, कोई फाइनल डेट, कोई लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दी है। अभी कहीं बैक चैनल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई मिड वे तलाश किया जा रहा है। मैं ये तो मानता हूँ आपकी पहली बात पर कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन हुकूमत और JUI के मुज़ाकरात हो रहे हैं और कामरान मुर्तज़ा के ज़रिए ये बातचीत हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि आज मौलाना ने सबसे दिलचस्प तबसरा तो KP हुकूमत के बारे में किया है ना, लेकिन अब वो नहीं सुनवाएंगी आप। हाँ जी। ये जो वफाकी हुकूमत के खिलाफ ढूंढ के लाती हैं सुनवाने के लिए, वो नहीं सुनवाती हैं आप। नहीं जी, हम सुनवाते हैं। ये बिल्कुल गलत इल्जाम है जी मुझ पर। ये सुनवाते हैं आपको कि मौलाना साहब ने किसको कह दिया, KP हुकूमत को फॉर्म 45 की हुकूमत कह दिया। मजीद क्या कहा उन्होंने, पहले सुन लीजिए। PPK के वज़ीर आला आप पे बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। जी मुजम्मिल साहब, आपने सुना कि इस टाइम जो मौलाना है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो अगर हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं तो KP हुकूमत को भी नहीं छोड़ रहे, गुस्सा हर तरफ है उनका। देखें सना, आपके मुंह से फिर 45 ही निकला, आपके मुंह से KP हुकूमत के लिए लफ्ज 47 नहीं निकला। फॉर्म 47 शो आपने आप दोबारा रिपीट में लगेगा ये शो, तो आपने KP हुकूमत को 45 की हुकूमत ही कहा है, हालांकि मौलाना इसको 47 की कह रही हैं, लेकिन चूंकि आपका दिल नहीं मानता ना, आपको 45 की नहीं लगती है। तो बहरहाल क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक ही इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में इंतखाबात कराए हैं, उसी इलेक्शन कमीशन ने KP में भी इंतखाबात कराए हैं, उसी ने पंजाब में कराए हैं, उसी ने सिंध में कराए हैं, उसी ने बलूचिस्तान में कराए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपको एक इलेक्शन कमीशन के पंजाब वाले इंतखाब तो कबूल ना हो लेकिन KP वाले कबूल हों। तो मेरा ख्याल है मौलाना का मौक़िफ़ है कि अगर उनको फेडरल गवर्नमेंट को 47 है तो फिर KP हुकूमत भी 47 की है। KP हुकूमत को 45 की नहीं है, वो भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये मौलाना फजल रहमान का स्टांस है। लेकिन
JUI अभी इसको इशू नहीं बनाई, PTI इसको इशू नहीं बनाएगी। PTI आजकल JUI से अच्छे ताल्लुकात चाहती है। PTI की ख्वाहिश है कि किसी तरह मौलाना इस्लामाबाद की कॉल दे दें, जो मौलाना अभी तक नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना को एंगेज रखा जाएगा और कोई ऐसा मिडवे तलाश किया जाएगा जिसमें मौलाना की फतह भी हो और उनको फतह दी जाएगी, उनको नाकामी नहीं दी जाएगी। ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने अपने मसल्स दिखाए हैं, कुछ उलमा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ताहिर अशरफी वगैरह से, राग़ब नईमी, अब्दुल रहीम अशरफी, इन सब से। लेकिन फिर भी जो मौलाना का सियासी वज़न है उसको इस वक्त नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ना इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, ना हुकूमत कर सकती है। लिहाजा मुझे लगता है कि ये मिडवे तलाश हो जाएगा मदारस वाले बिल का। अब मौलाना तो कहते हैं ये एक्ट बन चुका है क्योंकि सदर ने 10 दिन में दस्तखत नहीं किए, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। क्या मौलाना ने कागजात मांगे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, जो सदर ने एतराज़ लगाए हैं उनकी डेट्स के मुताबिक पता लग जाएगा कि मौलाना ठीक बात कर रहे हैं या नहीं। और मुझे ये केस भी आगे शायद सुप्रीम कोर्ट जाता नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत इसको दोबारा पार्लियामान में ना लाई तो फिर कहीं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, फजलुर रहमान साहब इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेके जा सकते हैं आईनी बेंच के सामने। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक चीज़ मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ इस हवाले से कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना साहब ने भी जो कुछ भी तरीके इंसाफ के साथ मिलकर करने की कोशिश की, जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो नहीं किया। अब फिर से तरीके इंसाफ मौलाना साहब की तरफ देख रही है और बार बार ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि अगर मौलाना साहब चाहें तो हुकूमत को घर भेज सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स कोई काम दिखाएंगी मौलाना साहब? तो आपको पता है बहुत ईजिली गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, बड़ा आसानी से मैनेज कर लेंगे मौलाना को। तो देखिए, मौलाना का सियासी और एहतजाजी वज़न जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ से ज़्यादा है। मौलाना का पार्लिमानी वज़न भी, तहरीक इंसाफ की सीटें ज़्यादा होंगी लेकिन वज़न मौलाना का ज़्यादा है सियासी। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी क्या ताकत भी शायद ज़्यादा हो क्योंकि उनके पास KP हुकूमत है, लेकिन एहतजाजी वज़न भी मौलाना का ज़्यादा है। आप समझें, मौलाना को के लिए हुकूमत वो रवैया नहीं रख सकती जो तहरीक इंसाफ के लिए रख सकती है। मौलाना के एहतजाज के साथ वो सलूक नहीं हो सकता जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। लिहाजा मेरे ख्याल में मौलाना और तहरीक इंसाफ का कोई कंपैरिजन नहीं। तहरीक इंसाफ को जो मौलाना से उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होंगी। हमने शॉर्ट सुनवाया है। असल तनाज़ा तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान KP हुकूमत है। देखिए, डेरा इस्माइल खान से ही मौलाना का ताल्लुक है और डेरा इस्माइल खान से ही गंडापुर है। गंडापुर मौलाना को इलेक्शन हराया है। आपने ज़िमनी इंतखाबात में भी मौलाना को वहाँ से एडजस्ट नहीं किया PTI ने। तो मौलाना अपनी होम ग्राउंड की विकेट पे किसी से अपने दुश्मन से सुलह नहीं कर सकते। PTI ने उनके दुश्मन नंबर 1 को वज़ीर आला बनाया हुआ है। वो अपने उनका दुश्मन नंबर 1 शहबाज शरीफ नहीं है। मौलाना शहबाज शरीफ के मुकाबले पे इलेक्शन नहीं लड़ते, मौलाना आसिफ जरदारी के मुकाबले पे इलेक्शन नहीं लड़ते, मौलाना तो गंडापुर के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ते हैं। क्या PTI के पास कोई फार्मूला है गंडापुर और मौलाना के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का, सियासी एडजस्टमेंट का या आगे मुस्तकबिल की सियासत का? अगर दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले पे सियासत करनी है और गंडापुर फजलुर रहमान साहब की सियासत ख़त्म करना चाहते हैं और फजलुर रहमान साहब गंडापुर की सियासत ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर PTI और फजलुर रहमान साहब का एहतजाज का इत्तेहाद वैसा ही होगा जैसा हमें नज़र आया कि 26 नवंबर को मौलाना खामोश थे और अपने एहतजाजों में मौलाना PTI को नहीं आने देंगे, तो वो फासला हमें नज़र आता रहेगा। ये फासला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपको फैसल वाडा साहब की वो तो याद होगी ना स्टेटमेंट, जिसमें वो जब मुलाकात के लिए गए हैं अभी कुछ दिन पहले मौलाना साहब के घर, तो उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान की कहा कि जी जान को खतरा है, साथ में ये भी कह दिया कि मौलाना साहब मैं बड़ा इंप्रेस हूँ आपसे, जिस तरह से आपने PTI को मैनेज किया। PTI को तकरीबन जिस तरह से मैनेज किया गया 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और अभी भी फिर भी मौलाना साहब कुछ भी कर सकते हैं जो ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कह दिया KP गवर्नमेंट को। तो आपको नहीं लगता कि ये खतरे की घंटी भी है PTI के लिए? मैं नहीं समझता मौलाना तहरीक इंसाफ के सियासी गुब्बारे में हवा भरेंगे किसी भी मौके पर। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी उन्होंने तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया है। सियासी कद मौलाना का बड़ा है, तहरीक इंसाफ का नहीं।
तहरीक इंसाफ वालों ने मौलाना की इमामत में नमाजें पढ़ी हैं, मौलाना ने तहरीक इंसाफ की इमामत में नमाजें नहीं पढ़ी। मौलाना तहरीक इंसाफ जो है मौलाना के घर जाती रही है। मौलाना तो एक दफ़ा शायद असद कैसर के घर गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना तहरीक इंसाफ को अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तहरीक इंसाफ का सियासी कद बढ़े। आप देखें 26 नवंबर पर भी मौलाना की वो पोजीशन नहीं है जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन है। मौलाना की पोजीशन हुकूमत के करीब तरीन है। अगर हुकूमत के साथ नहीं है तो हुकूमत के करीब तरीन है। वो मतलब उस तरह के एहतजाज के हक में नहीं है जैसा 26 नवंबर को हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। एक बुशरा बीबी का भी शॉट है, वो भी चलवा दें जरा, आज वो नहीं आपने चलवाया अभी तक। ब्रेक के बाद करते हैं मुज़म्मिल साहब इस पर बात, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा फैसला है उसमें अहम रिमार्क्स हैं और ये कहा जा रहा है जज साहिबान की जानिब से कि जो फौजी अदालतें, जो शख्स फौज में नहीं है वो उसके डिसिप्लिन के मातहत कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत में ये अहम रिमार्क्स दिए। मुज़म्मिल साहब कैसे देखते हैं इन अहम रिमार्क्स को? देखिए, आज का जो केस है ना वो सारा आइन के आर्टिकल 8 के तहत घूम रहा था। आइन का आर्टिकल 8 जो है वो ऐसे किसी कानून को कलअदम करार देने का इख्तियार देता है अदालतों को जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हों। और जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा आइन के आर्टिकल 8 के तहत आप मिलिट्री सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कालादम करार दें। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला है जिसके खिलाफ ये नज़रसानी की दरख्वास्त है वो भी इसी आइन के आर्टिकल 8 पर रिलाय करके बनाया गया है। तो अब सूरत हाल ये है कि अभी तो वैसे वजारत दिफा के और फ़ौज के दलाइल आने हैं, अभी उन्होंने जवाब में दलाइल देने हैं। अभी एक तरफ के दलाइल पर हम सारा नहीं देख सकते कि केस किस तरफ जाएगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ है कि जो फ़ौज में काम करता है उसके ऊपर फ़ौजी डिसिप्लिन लागू होता है, जो महकमा ज़राअत में काम करता है उसके ऊपर महकमा ज़राअत का डिसिप्लिन लागू होता है। अच्छा, मैं इसको दो तरह देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर महकमा ज़राअत के काम में कोई आदमी मुदाखलत करे तो महकमा ज़राअत उसके ख़िलाफ़ किस कानून के तहत कार्रवाई करेगा। फ़र्ज़ कर लें अगर कोई आदमी महकमा ज़राअत के काम में मुदाखलत करे या महकमा ज़राअत के चीज़ों को नुकसान पहुंचा दे या महकमा ज़राअत की किसी के महकमा ज़राअत सिविलियन है, महकमा ज़राअत का मुलाजम नहीं है, लेकिन उसने महकमा ज़राअत में मुदाखलत की है, तो क्या महकमा ज़राअत उसके ऊपर अपने कवानीन के तहत कार्रवाई करेगा या ये कहेगा कि मेरा कानून तो उसके ऊपर लागू ही नहीं होता। कल को आप कह देंगे कि जो मीडिया में कोई आदमी आकर टीवी पे बैठ जाए और वो कोई बात करे और वो कहे जी मैं तो मीडिया का हिस्सा नहीं हूँ, लिहाजा मीडिया के कवानीन मेरे ऊपर लागू नहीं होते, मेरे ऊपर का कोई कानून मुझ पर लागू नहीं होता या नहीं, वो ये कहे कि जी मैंने टीवी पे बैठ के बात की है और मैं चूंकि मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ लिहाजा मुझ पर मीडिया के डेफेमेशन के कवानीन लागू नहीं होते। तो क्या हम ये बात मान लेंगे कि चूंकि चाहे उसने मीडिया पर बैठ के बात की है लेकिन चूंकि उसका ताल्लुक मीडिया से नहीं है लिहाजा उसके ऊपर मीडिया के कवानीन लागू नहीं होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में जब आप किसी जगह किसी की हदूद में चले जाएंगे तो उस हदूद के कवानीन आप पर लागू हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी मुल्क में चले जाएं तो आप उस मुल्क के शहरी ना भी हों, जब आप उस मुल्क की हदूद में हैं तो आपके ऊपर उस मुल्क के कवानीन लागू हो जाते हैं। जब आप किसी मतलब मैं पंजाब से बलूचिस्तान आ जाऊं या सिंध चला जाऊं तो जो कवानीन सिंध में हैं वो मुझ पर लागू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकूंगा कि चूंकि मैं तो पंजाब से हूँ तो मुझ पर सिंध के कवानीन कैसे लागू हो सकते हैं, या मैं तो पंजाब में हूँ मुझ पर केपी के कवानीन, हालांकि मैं केपी में मौजूद हूँ, मैं इस वक्त केपी में मौजूद हूँ लेकिन मुझ पर केपी के कवानीन लागू नहीं होंगे क्योंकि मैं केपी में रहता नहीं हूँ, केपी का शहरी नहीं हूँ। मेरे ख्याल में इस दलील में उस कदर वज़न नहीं है। वज़न ये है कि क्या जब जो आर्मी एक्ट जिन हदूद पर लागू है, फ़र्ज़ कर लें जो आर्मी की तनसीबात हैं
उनके ऊपर आर्मी एक्ट लागू है, उनकी हिफाजत आर्मी एक्ट के SOPs के तहत की जाती है। मसलन कंटोनमेंट के हवाले से जो कंटोनमेंट में दाखिला रोका जाता है या कंटोनमेंट में दाखिले के जो कवानीन और कवायद बनाए जाते हैं, क्या पाकिस्तान के बाकी इलाकों में, मतलब मैं अपने वैसे लाहौर की किसी सड़क पे फिर रहा हूँ तो मैं चेक नहीं होऊंगा, लेकिन मैं कंटोनमेंट में अगर दाखिल होऊंगा तो मुझ पर कंटोनमेंट के कवानीन लागू हो जाएंगे। मेरी एंट्री भी कंटोनमेंट के कवायद व ज़वाबत के मुतहत होगी और मुझे जो चेकिंग है वो भी कंटोनमेंट। मैं कहूँ जी मैं वैसे तो गुलबर्ग से मॉडल टाउन आता हूँ तो मेरी कोई चेकिंग नहीं होती, लेकिन जब मैं कंटोनमेंट जाता हूँ तो मेरी चेकिंग होती है। तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है नहीं, क्योंकि जब मैं मिलिट्री की हदूद अच्छा, मुजम्मिल साहब, अभी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के जो रिमार्क्स है ना वो बड़े ही क्लियर हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं है वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है, और ये तो सिचुएशन इस टाइम आपको नहीं लगता कि वाइस वर्सा है? इस तरह तो जो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ अगर केसेस बनते हैं या वो इस जुर्म का किसी भी इर्तिकाब करते हैं तो जिस तरह से सिविलियंस के ऊपर ये असूल लागू होता है, तो आपको नहीं लगता कि फिर उन पर भी होगा इसी तरह से? नहीं, आप तो फैज साहब की तरफ इशारा कर रही हैं ना, नाम लेने से डर रही हैं। इशारा आपका फैज साहब की तरफ है कि जी फैज साहब का फिर नहीं जी, फैज साहब मिलिट्री, देखे ना, फैज तो मिलिट्री के मुलाजम भी रहे और फैज साहब फौज से पेंशन भी लेते हैं, उनके ऊपर मिलिट्री एक्ट बिल्कुल लागू चीफ होता है भी रहे ISI के। आप रिटायरमेंट के बाद भी फौजी डिसिप्लिन में रहते हैं और उनके ऊपर तो 2 साल वैसे भी सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी थी और उसके बाद भी आप पर आर्मी एक्ट रहता है, वो बात ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सना केवान आप रहती हैं, फर्ज कर लें जवाहर टाउन में या इकबाल टाउन में, वहां से आप कंटोनमेंट जाती हैं, तो जब आप कंटोनमेंट दाखिल होती हैं तो आप पर आपकी चेकिंग होती है या नहीं होती है? होती है, बाकायदा होती है, लगी हुई है, वो आपसे आईडी कार्ड होती है, सिक्योरिटी आर्मी एक्ट के तहत होती है, पर्पस की वजह से ऑब्वियसली। वो आर्मी एक्ट 1925 के जो कंटोनमेंट के एक्ट्स हैं उनके तहत होती है। तो यहाँ तो फिर आप सारे कहेंगे कि जी जो कंटोनमेंट्स पे सिविलियंस पे आर्मी एक्ट नहीं लागू हो सकता, तो फिर कंटोनमेंट में दाखिल होते वक्त सिविलियंस की तलाशी भी नहीं हो सकती, फिर वो कहेंगे जी हम क्यों तलाशी दें। तो मेरा ख्याल है कि जब आप किसी की हदूद में दाखिल हो जाते हैं, मतलब जब आपने मिलिट्री तनसीबात पर हमला कर दिया, जब आप किसी, देखें ना, जब आप कहें कि हम जाते हैं कंटोनमेंट में या किसी जगह, वो कहते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी मना है, यहाँ पे आप तस्वीर नहीं खींच सकते, तस्वीर खींचना जुर्म है, नहीं खींच सकते, वीडियोस नहीं बना सकते, है ना, वो आर्मी एक्ट के तहत है ना। वैसे तो माल रोड पर खड़े होकर आप जितनी मर्जी वीडियोस बनाएं, आपको कोई रोकता है? ठीक है ना, लेकिन आप जो हसास तनसीबात हैं, जो फौजी तनसीबात हैं, उनकी वीडियो नहीं बना सकते। वो भी तो किसी कानून के तहत ममानियत है कि अब सिविलियन को इजाजत है वो वीडियो बनाने की। आप कहें जी कि सिविलियन पे वो आर्मी एक्ट का सीक्रेसी एक्ट कैसे लागू हो गया? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी की हदूद में दाखिल हो जाएंगे तो जो उस हदूद के कवानीन है वो आप पर लागू करने पड़ेंगे। इस तरह तो मेरा मतलब है, पंजाब का शहरी कहेगा मैं केपी में ने कोई कानून बनाया हुआ है, मैं उसको नहीं मानता, केपी वाला कहेगा सिंध ने कोई कानून बनाया हुआ है। लॉ ऑफ द लैंड का भी तो एक सैंक्टिटी है, मतलब लॉ ऑफ द लैंड। तो मिलिट्री एक्ट जो है वो मिलिट्री की लैंड्स पर लागू है और पाकिस्तान के आइन के तहत, कानून के तहत लागू है। लिहाजा मेरे ख्याल में इस दलील में उस कदर वजन नहीं है जितना कि बनाया जा रहा है। मेरी राय में जब आप कोर कमांडर के, अच्छा मुजम्मिल साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक और बड़ा अहम नुक्ता भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का भी सोचे तो उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक हो जाएगा। मतलब कि वो इस तरह ख्वाजा आरिफ साहब जिस तरह से अपने दलाइल दे रहे हैं, तो रिमार्क्स में तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब यही कहेंगे ना कि कोई सोचे भी तो उस पर आर्मी एक्ट लागू हो जाता है, ऐसे कैसे? अगर देखें, जो लोग खुदकुश बम्बार्स की ट्रेनिंग करते हैं वो उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करते हैं और उनको मरने के लिए तैयार करते हैं। तो इस तरह तो जो उकसाए और जो किसी को खुदकुश बम्बार बनाने की ट्रेनिंग करे तो हम कहेंगे ट्रेनर का तो कोई कसूर नहीं है। वो अगर कोई बंदा खुदकुश बम्बार, सवाल ये है कि आपने अपने लोगों को इस बात पर कायल किया कि वो जाकर फौजी तनसीबात पर हमला कर लें।
क्या ये कायल करना या इसको इस्तेमाल करना दुरुस्त है या गलत है? मैं उकसाने की बात नहीं कर रहा। मैं किसी को उकसाऊं कि वो जाके सना को थप्पड़ लगा दे और बाद में कहूं कि मेरा उकसाना तो कोई जुर्म नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये भी कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है ना, अबैटमेंट का एक कानून मौजूद है पाकिस्तान में, और अबैटमेंट मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जुल्फ़िकार भुट्टो को जो अबैटमेंट में सज़ा दी गई वो बाद में बतौर प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं हुई, और कहा गया कि वो एक मैलाफाइड ट्रायल था और उसमें फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे नहीं हुए थे। लेकिन अबैटमेंट का कानून ख़त्म तो नहीं किया गया आज तक। देखिए ना, आप या तो कहें कि अबैटमेंट का कानून ख़त्म कर दिया गया है और किसी चीज़ के लिए किसी को उकसाने का या मंसूबाबंदी करने का या प्लानिंग करने का या किसी के, मेरा मतलब है कोई चीज़ ये जुर्म ख़त्म कर दिया गया है और सिर्फ वही कसूरवार है जिसने जुर्म किया है। मैंने किसी को कत्ल के लिए पैसे दिए, मैंने कत्ल किया तो नहीं, मैंने उसको कत्ल या किसी को उकसाया और उसने जाके कत्ल कर दिया, या किसी को मैंने पैसे दिए, तो फिर मेरा जुर्म है या नहीं है? मेरा ये देखना पड़ेगा। मैंने अगर उसको उकसाया तो मेरे ख्याल में जुर्म होगा। मैं नहीं समझता कि उकसाना कोई जुर्म नहीं है। इस तरह तो मेरा मतलब है कि आप जिसकी मर्जी जैसी मर्जी ब्रेन वॉशिंग करते रहे, तो जो बात है वो, लेकिन शर्त ये है मुजम्मिल साहब, उसके सबूत भी होने चाहिए। कानून सबूत मांगता है, कानून के पास सबूत हो तो फिर उसकी ज़ाहिर सजा भी होती है। जब सबूत मौजूद ना हो तो फिर कैसे केस को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अब जस्टिस जमाल मंदखिल साहब इसकी तरफ कर रहे हैं इशारा कि एक फौजी अगर अपने अफसर का कत्ल कर दे तो फिर उसका केस कहाँ चलेगा? इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। ऐसे कैसे होगा? नहीं, यकीनन अगर उसने वैसे ज़ाती दुश्मनी में कर दिया है, लेकिन अगर उसने दौराने ड्यूटी ये काम किया है या फौजी इलाके में ये काम किया है, तो फिर तो मेरे ख्याल में मिलिट्री कोड के तहत भी चलेगा, मिलिट्री के तहत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के तहत भी उस पर मुकदमा चलेगा। अगर उसने अपने ऑफिस के अंदर और आम अदालत में चल जाए, इतना बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही टेस्ट केस है पाकिस्तान का। इसके ये फौजी तनसीबात की हिफाजत का केस भी है। अगर आप आज ये फ्री लाइसेंस टू किल दे देंगे फौजी तनसीबात पर हमलों का, तो इसके आगे जाके बहुत रिपरकशंस होंगी। लिहाजा मेरे ख्याल में ये पहली बात तो ये है कि सबूतों का जायज़ा इस नज़र सानी में नहीं लिया जा सकता, वो ट्रायल में लिया जा सकता है। नजर सानी में तो एक लॉ पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। इसमें रियासत का मौक़िफ़ ये है कि जब आप मिलिट्री तनसीबात पर हमला करेंगे तो मिलिट्री के कानून लागू हो जाएंगे। अगर आप कोई सिविलियन एहतजाज, इसीलिए एहतजाज सिविलियन इलाकों में किए जाते हैं, एहतजाज मिलिट्री के इलाकों में नहीं किए जाते, क्योंकि सिविलियन इलाकों में सिविलियन कानून, मतलब जो डी चौक पे हुआ है 26 नवंबर को, उसके मुल्ज़मान तो मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएंगे ना। कोई कह रहे कि 26 नवंबर के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाएं, क्योंकि डी चौक तो मिलिट्री कोर्ट का इलाका नहीं है। उसके अलावा अगर कहीं पर कोई कानून टूटता है तो उसका तो केस, सवाल उन जगहों का है जहां पे मिलिट्री कोर्ट लागू है, जो फौजी तनसीबात हैं, फौज के ज़ेरे कंट्रोल इलाके हैं, वहां पर मिलिट्री एक्ट लागू है और वहां मिलिट्री एक्ट के मुताबिक फैसले होंगे। तो लिहाजा मेरे ये ख्याल में आगे जाके ये लॉ पॉइंट जो है कहीं ना कहीं सेटल होगा। इस बारे में मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, लोगों की अपनी राय है, कुछ सियासी राय भी है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की अपनी सोच है, सियासी राय है, जो वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो मुकद्दस इदारे नहीं हैं? क्या वो मुकामात मुकद्दस नहीं है? क्या उनके बाहर अगर एहतजाज हो सकता है तो क्यों जो मिलिट्री तनसीबात उनके बाहर नहीं? देखें, अब आपने इस्लामाबाद में रेड जोन के हवाले से एक कानून साजी की है कि जी रेड जोन में एहतजाज नहीं हो सकता, और रेड जोन में एहतजाज करने की ये सज़ा होगी। तो वो बाकी इलाकों पर तो वो कानून लागू नहीं है। आपने पूरे पाकिस्तान के लिए तो वो कानून नहीं बनाया, सिर्फ रेड जोन के लिए बनाया है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ ये इख्तियार रियासत के पास मौजूद रहता है कि वो कुछ जगहों पर एहतजाज के हवाले से खसूसी कानून साजी करके वहाँ एहतजाज को रोक सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे GHQ का गेट तोड़ने का इख्तियार है, मैं क्यों ना GHQ का गेट तोड़ूँ।
या मुझे, मेरा मतलब है कि किसी के कोर कमांडर के घर को आग लगाने की इजाज़त है, मैं क्यों ना उसके घर को आग लगाऊं। मुझे इस मंतक में कोई वज़न नज़र नहीं आता है। मुझे क्यों नहीं शहदा की यादगारों को जो फौजी इलाकों में मौजूद हैं उनको तोड़ने की इजाज़त है। मुझे वो तोड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। ये आपका मौक़िफ़ है, मेरा नहीं है। आप इसको बतौर दलील इस्तेमाल करती हैं, मैं इसको दलील भी नहीं मानता और मैं इसको कानून के मुताबिक भी नहीं मानता। तो इसलिए मेरे ख्याल में डे टू डे हेयरिंग हो रही है। मुजम्मिल साहब, ये अभी अच्छी हमें बात है। जरूरत क्यों महसूस हो रही है सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल में ले जाने के लिए? क्योंकि क्या हम आम अदालतों के फैसलों पर, उन केसेस में समाअत के दौरान जो हालात हमारे सामने चल रहे हैं, क्या हम यकीन नहीं रखते कि आम अदालतों से उनके खिलाफ फैसले आ सकते हैं? यही वजह है कि 9 मई के जो अभी तक केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हैं और हुकूमत चाहती है कि जल्द से जल्द इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। आम अदालतों पर ट्रस्ट नहीं है? नहीं, सवाल एक कानून का है कि अगर आप फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे तो क्या फौजी का आपका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं। देखें, फौज ये तो नहीं कह रही कि डी चौक पर हमला करने वालों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर लें। फौज ये भी नहीं कह रही कि मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करने वालों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। फौज ये भी नहीं कह रही कि शाहराह फैसल पर कराची में एहतजाज करने वालों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाए। फौज ये कह रही है कि जो मेरे इलाके पर आकर मुझ पर हमला करेगा तो फिर मेरा कानून उस पर लागू होगा। ठीक है, उस पर सिविलियन कानून के तहत मुकदमा नहीं होगा क्योंकि वो मेरे इलाके में आकर एहतजाज कर रहा है। इसीलिए कंटोनमेंट्स एहतजाज के लिए नहीं होती। कंटोनमेंट्स में कभी एहतजाज नहीं किए जाते, वहाँ पर सियासी सरगर्मियों की भी इजाज़त नहीं होती। कंटोनमेंट्स के बोर्ड्स भी अलग हैं बल्दियाती, और कंटोनमेंट्स के कवानीन भी अलग हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में सवाल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का नहीं है, सवाल सिर्फ देखें ना, जो लिबर्टी चौक पर 9 मई को मुकदमा हुआ है उसका तो फौजी ट्रायल नहीं हो रहा। जो आप मेरी बात समझे, जो 9 मई को सिविलियन इलाकों में एहतजाज हुए हैं उनके तो फौजी ट्रायल नहीं किए जा रहे। अभी तो सिर्फ उन जगहों के फौजी ट्रायल की बात की जा रही है जो फौजी तनसीबात पर हुए हैं। आप बात समझें। तो इसलिए 9 मई को वैसे तो मेरा मतलब 180H पर भी हमला हुआ है मुस्लिम लीग नून के उसके दफ्तर पर उसका तो फौजी ट्रायल नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि वो तो एक सिविलियन जगह है। आपने एक सियासी जमात के दफ्तर पर हमला किया, आपका सिविलियन ट्रायल होगा आम अदालतों पर। लेकिन सवाल वही है, जब आप फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे, मिलिट्री के इलाकों में हमला करेंगे, तो फिर क्या मिलिट्री का कानून लागू होगा या नहीं होगा? सवाल यही है। अब मेरी राय में होगा, मैं गलत हो सकता हूं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मेरे से मुत्तफिक ना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की राय हो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बुनियादी कानून की मुझे समझ है, उसके तहत जब आप कंटोनमेंट में दाखिल हो जाएंगे तो आप पर कंटोनमेंट का कानून लागू होगा, और अगर आप फौज की किसी तनसीबात पर हमला करेंगे तो फिर फौज को अपने कानून के तहत आप पर कार्रवाई का इख्तियार होगा। इसलिए मेरी ये राय है। आगे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मुझसे मुत्तफिक ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये राय है। तो दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। आपने देखी होगी वो खबर भी। मुजम्मिल साहब, ब्रेक के बाद बात कर लें इन पे, अगर चूंकि टाइम एक्चुअली हमारे पास शॉर्ट है। ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जो खबरें हमें सुनने को मिल रही थी कुछ दिन पहले तक के तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं, और तब्दीली कुछ यूं आई है कि जो तोशाखाना 2 केस हैं उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म ही आयद कर दिया गया है, और अदालत में जब पेश हुई साफियों के सख्त सवालात का उनको सामना भी करना पड़ा। मुजम्मिल साहब, तब्दीली की हवा हमें चलती हुई बड़ी तेज़ी से नज़र आ गई है। ये फ़र्द जुर्म का आयद होना, और उसके बाद दीगर भी जो रहनुमा हैं उन पर भी फ़र्द जुर्म, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब मज़ीद सख्ती बढ़ने वाली है तहरीक इंसाफ पर? जी, मुझे लगता है सख्ती बढ़ने वाली है। मैं नहीं समझता कोई, बिलखसूस बानी पीटीआई की हद तक तो सख्ती बढ़ने वाली है। आप कह सकते हैं कि बाकी तहरीक इंसाफ के साथ तो सख्ती हो या ना हो, लेकिन बानी पीटीआई की हद तक सख्ती बढ़ने वाली है। उनके केसेस मज़ीद ट्रायल में जाएंगे, मज़ीद फ़र्द जुर्म आयद होंगी, मज़ीद मुकदमात बने हैं, तो मुझे उनकी हद तक तो सख्ती बढ़ती नज़र आ रही है। और मुझे उनकी हद तक, लेकिन ये रियासत की पहले दिन से यही पॉलिसी है, कभी नरमी की पॉलिसी नहीं
थी उनके हवाले से। उन्हें अदालतों से कुछ रिलीफ ज़रूर मिला है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की कभी भी उनके हवाले से नरमी की पॉलिसी नहीं रही है। सहाफ़ियों ने बड़े सख्त किस्म के सवाल किए हैं, वो पहले सुनवा लेते हैं तो फिर उस पर बात करते हैं। जी, ई चौक पे जाने का फैसला आपका था या अली गनकपुर साहब का? आपको लगता है कि आपकी पार्टी को बड़ा नाकाबिल नुकसान पहुंची है? ये बताया जा रहा है कि आप सियासत में आना चाह रही हैं। आगे चलें, आगे चलें। मैडम, आपको नहीं लगता कि जो पोलिटिकल स्पेस पीटीआई हासिल की वो वापस गई है? क्या कहती है? आप और अलीमा खान के दरमियान इख्तिलाफात, इसमें कितनी सदाकत है कि इख्तिलाफात है या नहीं? मुज़म्मिल साहब, आपने सुना कि सहाफ़ियों ने आज जान बख्शी नहीं की है बुशरा बीबी की। किसी ने पूछा कि अलीमा खानम साहिबा के साथ आपके बड़े मसले चल रहे हैं, उस पर बात करना चाहेंगी। फिर कहा कि डी चौक में आपका फैसला था जाना, या खान साहब ने कहा, उस पर बात खामोश रही और मुसलसल खामोशी ही इख्तियार की गई है। और ये जो मुलाकात हुई थी तवील 6-5 घंटे की खान साहब से, क्या तब फैसला हुआ था, तय हो गया था कि जी बुशरा बीबी खामोशी रहेंगी, अब किसी किस्म की सियासत में मुदाखलत नहीं होगी बुशरा बीबी की? नहीं, मैं ये नहीं समझता। सवाल दोनों ऐसे थे कि वो उनका जवाब देती तो फंस जाती। अगर वो ये कहती कि डी चौक जाने का फैसला मेरा नहीं था, तो भी मैं और आप इस पे प्रोग्राम कर रहे होते कि बुशरा बीबी डी चौक जाने के फैसले से मुकर गई हैं, क्योंकि उनके शॉर्ट्स मौजूद हैं कि डी चौक जाने का। और आज तो जिसने डी चौक जाने का फैसला किया है वो रियासत का बड़ा मुजरम है, तो वो कैसे कहते हैं मेरा फैसला था? यहाँ तो वो आज ये कह देती। और अलीमा खान के साथ भी जो उनके तनाज़ात की खबरें हैं, वो एक लाइन कह सकती थी कि अलीमा खान मेरी बहन है, मेरे उनसे कोई इख्तलाफात नहीं है, तो बात सारी ख़त्म हो जाती। लेकिन शायद वो ये एक लाइन नहीं कहना चाहती थी। आप देखें ना, जिस तरह किसी सवाल का जवाब नहीं दिया कज़न सलमान अहमद ने, हाँ, लेकिन दोनों ही सवाल जो थे वो ऐसे थे जिनका वो जवाब नहीं देना चाहती थी। अगर वो सवाल ऐसा होता जिसका वो जवाब देना चाहती तो वो दे देती, लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों सवाल क्रिटिकल थे। आप देखें ना, मरियम भट्टू उनकी बहन की और अलीमा बीबी की ट्विटर पे लड़ाई देख लें। अलीमा के कज़न सलमान अहमद बुशरा बीबी को गद्दार कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कह रहे हैं, वो भी इमरान खान के कज़न हैं, अलीमा के कज़न हैं। तो एक ख़ानदान की लड़ाई तो हमारे सामने है ना। आज उस लड़ाई को ख़त्म कर सकती थी बुशरा बीबी ये कह कर के अलीमा खान तो मेरी बहन है, मैं उनकी बड़ा एहतराम करती हूँ, वो मेरे इमरान खान की बहन है। लेकिन ना, दोनों की मुलाकात भी नहीं है। जब से बुशरा बीबी भी रिहा हुई हैं और अलीमा खान भी रिहा हुई हैं, दोनों आपस में मिलती भी नहीं हैं, दोनों की कोई मुलाकात भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लाहौर जमान पार्क आई, कुछ दिन रही, तो क्या अलीमा खान वगैरह उस वक्त तो शायद जेल थी, लेकिन अब भी तो दोनों मिल सकती हैं ना। वो पेशावर जा सकती हैं, वो लाहौर आ सकती हैं, इस्लामाबाद में दोनों की मुलाकात हो सकती है, लेकिन दोनों आपस में मुलाकात नहीं करती। और उनकी मुलाकात ना करने का हम ये वाज़े मतलब लेते हैं कि दोनों में इख्तलाफात मौजूद हैं। तो इसलिए डी चौक जाने का ऐलान भी उन्हें फंसा सकता था और शायद इख्तलाफ को रद्द वो करना नहीं चाहती थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में दोनों सवाल ऐसे थे जिन आप पर सियासत में आना चाहती हैं या आप सियासत में शामिल हो चुकी हैं, इस सवाल के जवाब में भी खामोश थी। लेकिन हमने देखा जिस तरह से वो डी चौक तक पहुंची हैं, जिस तरह कंटेनर पे थी और कारकुनों को उन्होंने फॉलो किया है, उन्होंने कहा है कि जी मैं ही हूं और आगे लेकर चल रही हूं, जल्दी जल्दी बढ़ें, आगे चलें, हमारे पास टाइम कम है। तो उससे आपको लगता है कि अब कोई शक और शुबा रह गया है कि वो सियासत से बाहर हैं? वो कह दें कि मैं सियासत में हूं, कहते साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं, कह दें मैं सियासत में हूं। खान साहब की तरफ से इजाजत नहीं है। बुशरा बीबी ने करना है ना। देखें, ये वाजे तो बुशरा बीबी ने करना है कि क्या वो सियासत में है या नहीं है, क्या उनका पॉलिटिकल रोल क्या है, इसकी वजाहत उन्हें करनी चाहिए। वो पार्टी के इजलासों में आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उनका डी चौक 26 नवंबर को क्या किरदार था, ये सारी वजाहत तो बुशरा बीबी ने खुद करनी है ना। मैं और आप तो क्या चराइयाँ कर सकते हैं, मेरी तो उनसे कोई मुलाकात और एक्सेस भी नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो धुंध है, जो स्मोग है पॉलिटिकल, उसको क्लियर सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी खुद कर सकती हैं। उनसे सहाफ़ी सवाल करते हैं, उन्हें उनका जवाब देना चाहिए ताकि ये पॉलिटिकल स्मोग क्लियर हो। अगर वो जवाब नहीं देंगी तो पॉलिटिकल स्मोग क्लियर मुज़म्मिल साहब, ये अब परेशानी सिर्फ खान साहब के लिए नहीं है। हम यास्मीन राशिद साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी को, उमर सरफराज शीमा को, दीगर को भी देखें तो उनके भी खिलाफ थाना शादमान केस के हवाले से फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। तो आप कह रहे थे कि सिर्फ ये सख्ती मजीद जो है इमरान खान साहब के लिए बढ़ सकती है, मजीद मुकदमात का सामना उनको करना पड़ सकता है, लेकिन दीगर क़यादत हो सकता है कि रिहा हो जाए। नज़र तो नहीं आ रहा दूर दूर तक।
नहीं, पर क्यों? ये भी तो 9 मई के मुल्जमान है ना। बात यह है कि ये तो पिछले 1 साल से कैद हैं और ये 9 मई के मुल्जमान है। रियासत 9 मई के मुल्जमान के साथ तो कोई रियायत करने को तैयार नहीं है। आप देखें ना, हलीमा खान को तो दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया ना। अनटिल और अनलेस किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो। नहीं, आप बुशरा बीबी ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उमर यूब साहब अगले दिन रिहा हो गए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, टाइम भी शॉर्ट है। हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो दायर दरखास्तें हैं वो खारिज हो गई, उस पर भी बात कर लें। टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास जी। हाँ जी बिल्कुल, वो ये एक इम्पॉर्टेंट आईनी बेंच का फैसला है। इसमें एक तो देखें, उन्होंने कहा है कि सदर को ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार है और सदर के इस अख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और जो मैं समझता हूँ ठीक बात है। दूसरा जो है, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे कमेटी में चेंज किया गया था कि चीफ जस्टिस तीसरे रुकन को अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ऑर्डिनेंस में क्या था कि जो तीसरा रुकन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, वो चीफ जस्टिस की मर्जी से होगा, वो जिसको मर्जी डाल लें। उसके लिए पहले ऑर्डिनेंस बनाया गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर कानून भी बनाया गया। अगर आज ये आईनी ऑर्डिनेंस को कबूल कर लिया गया तो वो कानून भी काबिल कबूल है। इसका मतलब है, मुझे ये लग रहा है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरामीम की गई हैं, आज आईनी बेंच ने उनको भी वैलिडेट कर दिया है। और अब जो तीसरा रुकन है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से, आपको पता है काजी फायद ईसा साहब ने मुनीब अख्तर को निकालकर अमीनुद्दीन साहब को तीसरा रुकन नामजद किया था इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद, और बड़ी बात की गई थी कि जी आप ऑर्डिनेंस पे आपने चेंज कर दिया है। तो आज मेरे ख्याल में वो सारा इबहम भी क्लियर हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तीसरा रुकन चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अब शायद अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली भी करें। इसके बाद मुझे ये लगता है कि इसके बाद वो उसमें तब्दीली करेंगे। शायद वो इसी का इंतजार कर रहे थे, इसके बाद वो उसमें ज़रूर ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा ये। मुझे सुप्रीम कोर्ट बताएगा, बिल्कुल ये बताएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।